हाय हाय हेलो हेलो। तो स्वागत करते हैं एक नई टर्म कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें खूब सारी टर्म्स आएंगी, नई नई टर्म्स आएंगी। मतलब कभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये साइंटिस्ट आया, इसका ये था, फिर उनकी कमियों के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे ब्लॉक्स की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हालांकि डी एंड एफ का हमारे क्लास 11th में इतना नहीं है, वो 12th में आएगा। लेकिन एस एंड पी ब्लॉक की जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर भी हमें बहुत सारे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो अब हमारी एक न्यू टर्म आ रही है, एक मेजर टर्म बोलेंगे जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो देखते हैं। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी एनसीईआरटी की रीड करने से पहले, एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करने से पहले क्यों ना मैं समझा दूं आपको। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस है। हाँ, न्यूक्लियस है। और ये हम पूरा बना देते हैं एटम। और इसमें इधर एक इलेक्ट्रॉन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ के आए हो ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है जो बीच में बैठा न्यूक्लियस अपने आसपास शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, एक उन पे एक फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। हम पढ़ के आए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किनको कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। जिससे साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। साइज जिससे जिससे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। अब मैं कोई बाहर से एनर्जी देती हूँ इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब आप कहोगे मैम, ऐसा भी होता है कि हम किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं? अरे ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ के आए हो, तब आप ऐसा कह नहीं सकते कि ऐसा भी होता है क्या। हमें अच्छे से समझो, पूरा समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एकदम अच्छे से पढ़ा था कि किसी भी मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे इजेक्ट करवा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट मेटल से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को हमें कोई ना कोई एनर्जी देके बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है उसको। अब एनर्जी है ना, कोई सी भी हो सकती है। अब ना उस पर एनर्जी कोई सी भी हो सकती है। टेम्परेचर हो सकता है, हीट एनर्जी हो सकती है, एंड सो मैनी वेज होता है। हम जिसको एनर्जी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ तक बात मेरी समझ आई? हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी यही होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हमें एनर्जी रिक्वायर है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेल से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। में भी मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी समझाती हूँ। फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये टर्म हो रहा है ग्राउंड स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि पेरेंट एटम पढ़ के आए हो ना, ये Na है और ये Na प्लस है, जिसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो Na मतलब ये Na के अपना ग्राउंड स्टेट में इसने ना तो अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही लिया है। मतलब पेरेंट एटम को एक तरीके से ग्राउंड स्टेट हम बोल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट आप एग्जैक्ट वर्ड तब समझोगे जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे लिखा है कि हमें एनर्जी रिक्वायर है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस और यहाँ पे इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मेरे को है ना यहाँ पे एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मेरे को एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस के एकदम पास वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसपे न्यूक्लियस ने बहुत अच्छे से फोर्स लगा रखा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रखा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये सोचो कि हमारा बहुत बड़ा एटम है, बहुत बड़ा हमारा एटम का साइज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो यहाँ पे कितने सारे नंबर ऑफ शेल्स है। तो जो ये न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन पे इतना अच्छे से अपना चार्ज नहीं लगा सकता, इतना अच्छे से अपना फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है ना? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, जबकि ये छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के एकदम अंडर में होता है। न्यूक्लियस इस पे बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखता है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर इतनी अच्छे से नहीं लग पाती। आई बात समझ? आप ऐसा समझो कि आप क्लास में बैठे और 50 बच्चों की क्लास है।
अब एक टीचर एकदम फर्स्ट पहली रो में बैठा है, पहली रो में जो बच्चे बैठे हैं ना उन बच्चों पे टीचर की नजर रहेगी, टीचर की एकदम अच्छे से नजर रहेगी, वो टीचर एकदम उन बच्चों पे ध्यान देगा। लेकिन मान लो बैक बेंचर है जो पीछे ही पीछे बैठे हैं, मतलब इतनी बड़ी क्लास है 50 बच्चों की क्लास और पीछे पीछे बैठे, जो पीछे पीछे बच्चे बैठे हैं ना उन पे टीचर का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, देने को वो कंसंट्रेशन फोकस रखेंगे उन पे कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक आगे वाला बच्चा है, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे कोई आगे बच्चा बैठा है और वो केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स पढ़ रहा है, तो मेरे को पता चल जाएगा ओए फिजिक्स पढ़ रहा है ना। लेकिन वही मान लो एकदम पीछे पीछे बच्चा बैठा है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो मेरे से दूर है, मैं उस पर अपना अपनी नजर नहीं रख पा रही। आई बात समझ? तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, वीडियो बन रहा है। उसके बाद है ना इसके कुछ टर्म्स है कि किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेफ के जेफ 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 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ये पॉजिटिव चार्जिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितना अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उतने ज्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा साइज उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो हमें उस छोटे साइज से, छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी और ज्यादा खर्च होगी। नहीं समझ आया? फिर से बोलती हूँ, मैं 2 बार बोलती हूँ। हमारा एटम मान लो एक इतना बड़ा एटम है, एक छोटा सा एटम है। अब छोटे से एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बड़े वाले में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे एक टर्म और आ रही है, उसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो बच्चों, थ्योरी ऐसी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर आप अपना इसमें इंटरेस्ट जगा लोगे तो बस एक एक टर्म को पढ़ते चलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अभी तो ऐसा समझो कि शुरुआत है चैप्टर की, और भी बहुत मेजर टर्म्स आने वाली है, ठीक है। लेकिन वो होगी बहुत इंटरेस्टिंग। मेजर टर्म्स सिर्फ मेजर नाम है, बाकी एकदम माइनर जैसे इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो हाँ, हम कहाँ थे, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ थी। हाँ, तो मान लो छोटा साइज एक बड़ा साइज है, छोटे वाले में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है और इस बड़े वाले में कम लग रहा है। अब छोटा साइज है ना, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, वो हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन ये मान लो बड़ा साइज है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से लूजली बाउंडेड है, तो मैं उसमें हल्की सी एनर्जी दूंगी, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। लेकिन छोटे साइज में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पहले हमारी टर्म है कि जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा जेफ होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आई ई से लिख रही हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज के। मान लो क्या मान ले, ये मान लो एक ये एटम है और एक ये एटम है, ये ले ब्रो, ये ले। अब इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको किसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी? इसमें लगानी पड़ेगी या इसमें लगानी पड़ेगी? हमें मैम इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज छोटा और इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके निकालना है। लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, यहाँ पे ये अपना अट्रैक्टिव फोर्स इतना अच्छे से नहीं लगा पाएगा, जबकि ये अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस पे बहुत अच्छे से लगा पाएगा। इसलिए यहाँ पे तो हम छोटी सी एनर्जी देके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी, जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी। उसके बाद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चे पढ़ के आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो किया जाता है एन से, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है ये जो नंबर ऑफ शेल्स है ना, के एल एम एन, जो बुहर ने दी थी, मैं साथ साथ हर चीज का बताते चल रही हूँ। नंबर ऑफ शेल्स का नाम दिया था बुहर ने, के एल एम एन, और ये नंबर ऑफ शेल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनको डिनोट किया जाता है एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताते हैं इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बताते हैं। और ये जो शेल्स है ना, इनको ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने ज्यादा शेल्स बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएगी, वैसे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम सिमिलर है। यहाँ पे हमने साइज यूज किया और यहाँ पे हमने यूज किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे साइज बड़ा हुआ, साइज बड़ा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सी पॉइंट कंप्लीट, बी एंड सी, ठीक है। बस आप याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद मैंने लिखा पेनिट्रेशन पावर। अब ये पेनिट्रेशन पावर केमिकल बॉन्डिंग में ये वर्ड बहुत अच्छे से यूज हुआ है,
कभी मैंने वो चैप्टर पहले पढ़ाया था, मैं बार बार बता रही हूँ ये बात, क्योंकि बच्चे बोले पहले केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ा है पेपर, हमारी बुक में तो पहले ये दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो हमें थर्ड चैप्टर समझ ही नहीं आने वाला, बट थर्ड चैप्टर में ना काफी ऐसी टर्म्स है, काफी टर्म्स है जो फोर्थ चैप्टर से हम पढ़ के हमें समझ आनी चाहिए उससे। पर चलो छोड़ो, फोर्थ को भूल जाओ एक बार, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है, पहले आप थ्योरी पढ़ो कितना समझ आता है। इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं ई नेगेटिव लिख दी हूँ ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं होता ना ये ई क्या है। इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एस पी डी एफ, ये सब शेल है, और जो जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल टेंड टू बी अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियाई पेनिट्रेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सो सीक्वेंस। इसका पता क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप कैटाइन के बारे में पढ़ के आए हो, एनाइन के बारे में पढ़ के आए हो। कैटाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, एनाइन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। कैटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा हो गया तो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप चलो सारा कुछ भूल जाओ एक बार, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है आप सारा कुछ भूल जाओ। आप इतना याद रखो कि एस है, एस का जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इसका ऐसा समझो कि इसका साइज छोटा है। पी में 3 ऑर्बिटल आते हैं, ये है एस और ये पी, 3 ऑर्बिटल आते हैं जिसके अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां पे हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो सबसे छोटा साइज है एस का, सबसे छोटा साइज है एस का, यानी एस का सबशेल क्या होगा? छोटा होगा। एस का सबशेल क्या होगा? छोटा होगा। मैम नहीं समझ आ रहा, हमने तो इनके शेप्स के बारे में पढ़ा था। एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल होता है, एफ आपने बताया था कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हमें नहीं समझ आ रहा आप इस पॉइंट से क्या समझाना चाहते हो। एस है ना, एस सबशेल छोटा होता है। क्यों? क्यों होता है? जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम 1s2 2s1, 2s1 आ रहा है ना, ऐसा सबशेल छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिसमें पी आए, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ पे जैसे वैसे देखो तो सबशेल की वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ पे सबशेल एस है, यहाँ पे सबशेल पी है, फिर आप और ज्यादा बड़ा नंबर लिखोगे तो डी आएगा, और ज्यादा बड़ा नंबर लिखोगे तो एफ आएगा। यानी जितना ज्यादा छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा हमारे सबशेल का छोटा साइज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चा उतना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं समझ आया? चलो फिर से बोलती हूँ, जितना छोटा हमारा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि मैं पहले लाइन से बोलने जा रही हूँ, उतना ही मुश्किल हमारा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बैठेगा? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है ना। तो ये हो गया पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर होता है कैटाइन का जितना ज्यादा छोटा साइज होगा, एनाइन उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्टेड होगा। ये फेजान रूल है, जब तक आप 4th चैप्टर में नहीं जाओगे, फेजान रूल नहीं पढ़ोगे, पेनिट्रेशन पावर आपको नहीं समझ आएगा। जब आप फेजान रूल पढ़ोगे तब आप समझोगे ओ पेनिट्रेशन पावर ये होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, फिल्ड फिल्ड लिख दिया ना मैंने, फुल फिल्ड लिखते हैं ना, फुल। देखो पी सबशेल है, 3 उसके अंदर 3 सबशेल होते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये 1 2 3 पी सबशेल है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हो सकता है कि पी सबशेल पूरा का पूरा भरा हो, उसमें पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हाफ फिल्ड, उसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो और 3 उसमें अनपेयर्ड हो सकता है फुली फिल्ड हो सकता है हाफ फिल्ड, और एक होता है बीच वाला फिल्ड। बीच वाला मतलब पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड जैसे हो सकता है वो डी में आता है, पार्शियल इसमें नहीं आएगा, वो डी में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। हो सकता है इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये पूरा फुली फिल्ड होगा, हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फिल्ड होगा, हो सकता है 4 हो 7 हो, 4 और 7 ये जो बीच वाले टर्म्स होंगे इनको हम बोलते हैं पार्शियली, पार्शियल यानी आधे से आधा, नहीं आधे से ज्यादा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब क्या है कि हाफ फील्ड, ध्यान से पढ़ते जाना, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर सो स्टेबल। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो आयनाइजेशन वैल्यू इज हाई, सो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा हाई होगी। नहीं समझ आया हमें क्या कह रहा है ये? देखो यहाँ पे ना P6 है,
यहाँ पे P3 है, इसका मतलब समझ आ रहा है, यानी p ऑर्बिटल के अंदर पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, p ऑर्बिटल के अंदर पूरे के पूरे 3 ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ये तो हो गया फुल फिल्ड, ये हो गया हाफ फिल्ड। और P4 मतलब ये पार्शियली फिल्ड। वैसे पार्शियली कॉपी में इतना रोल नहीं रहता, लेकिन हमें यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर देना है, इसलिए हमें तीनों चीजों को लेना पड़ेगा, बाकी इतना नहीं रहता रोल। चलो आप ठीक है, इसमें दिया तो समझो एक बार। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद स्टेबल होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद स्टेबल होगा जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आयनाइजेशन वैल्यू P6 की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप नियोन, जैसे है ना, हम नियोन भाई साहब को लेके आते हैं, नियोन भाई साहब आइए, 10 नंबर पे आता है ये 1s2 2s2 2p6। अब इसका जो लास्ट वाला p सबशेल है ना, पूरा का पूरा भरा हुआ, उसके अंदर पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने आए मैम? पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस पे एनर्जी डालूं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ, इसको 5 यानी इसको फुल फील्ड से पार्शियली फील्ड करना चाहूँ, इससे कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं देगा, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। पहले बात, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट हम अगर इसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे ना, वीडियो बन रहा है, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे ना, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इस पे खर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर 3 वाले का, फिर 4 वाले का। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो गया, साइज साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया और एक साइज छोटा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरे को इसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, किसमें मैम? इसमें। साइज बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अपने आप ही कम होगी। ई और एफ पॉइंट आई जस्ट होप आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट द टोटल चार्ज ऑन एटम और आयंस। The total charge on atom or ions, electron is removal to difficult in cation. Electron is removal to difficult in cation compared to neutral atom because the size of cation is smaller and J is more. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप पहले पढ़ के भी आ चुके, बट ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन वो होता है जिसने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा होता है। मान लो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखा है, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने एक सबशेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले ले तू मेरे से इलेक्ट्रॉन, मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, तू एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वैसे देखे तो इसने ना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके पास तो कमी हुई है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके पास तो कमी हुई है, इसके पास कमी, उसने एक अपना सबशेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया, खो दिया अपना इलेक्ट्रॉन। तो कैटाइन का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और एनाइन है, जैसे क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 17 नंबर पे आता है, लेकिन अब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के पास हो गई 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होगी, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और आने से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है मैम, समझ आ गया, साइज बड़ा हो जाएगा, यानी एक सब शेल में, एक शेल में साइज, एक शेल में एक न्यू इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाएगी। तो जो कैटाइन होता है ना, कैटाइन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। अब एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंथैल्पी और एनर्जी क्या होता है। एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। सो आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी हमें कैटाइन के अंदर ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि कैटाइन का साइज ऑलरेडी पहले से छोटा है। अब ये मान लो कि ये Na+ है, इसने अपना पेरेंट एटम, ये Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Na+ में आ गया, कैटाइन की फॉर्म में आ गया। अब आप कहोगे कि हमें तो इस कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम तो चाहते हैं कि इस Na+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लें और इस पे +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए। आपने कभी देखा है Na पे +2? कभी देखा है? आप 12th कर लोगे, 11th कर लोगे, आप BSc कर लोगे, आप ये Na+2 पे कभी नहीं देखोगे चार्ज। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ज्यादा मुश्किल होता है ना, कि बस पूछो ही मत। इससे आसान तो हम इसे समझ ही ले, इतना ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि कैटाइन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे लिखा न्यूट्रल एटम, कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूवल टू डिफिकल्ट इन कैटाइन कंपेयर्ड टू न्यूट्रल। अब ये Na क्या न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इससे, क्योंकि इसका साइज तो ऑलरेडी कम है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा है, दिख रहा है क्या वीडियो में? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए,
इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी सबसे छोटा साइज जिसने 4 दिए, मैं मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम, और मैंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी अपने 4 सबशेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, एकदम छोटा। अब एकदम छोटा कहते हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो अब हम एक न्यू टर्म के बारे में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये कुछ फैक्टर्स थे इसको इफेक्ट करने वाले, आज स्टॉप समझ आई होंगी। अब हम एक न्यू टर्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे क्या समझ आ रहा है, एंथैल्पी मींस होता है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें तो क्या समझना है। गेन का मतलब होता है लेना, गेन का मतलब होता है यानी कोई चीज को हम अचीव करते हैं, गेन करते हैं ना। जैसे कैसे बताएं, जैसे मान लो आपने कोई डिग्री, कोई अच्छी चीज गेन की है, हम बोलते हैं ना उसने वो चीज अचीव किया है, अचीवमेंट किया है। तो अचीव और गेन एक ही है कि हमने उस चीज को गेन किया है, कोई ऐसी हमने मेहनत की है, कोई ऐसी एनर्जी की लगाई है उस प्रोसेस को होने में कि जिससे हमें ये चीज मिल गई, गेन हो गई। आई जस्ट होप समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन ए न्यूट्रल गैसेज एटम। अब ये न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब जैसे मैंने बताया था कि जिसने ना तो अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना ही दिया है, न्यूट्रल स्टेट पे, जैसे कि Na था, ये Na न्यूट्रल पे, ये Na कैटाइन बन गया, ठीक है, तो ये क्या न्यूट्रल है, सोडियम के न्यूट्रल है। तो मैंने न्यूट्रल गैसेज एटम, और वो किस में होना चाहिए, गैसेज स्टेट में होना चाहिए। गैसेज सॉलिड लिक्विड तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, तो गैसेज एटम में होना चाहिए। और उससे कन्वर्ट करने के लिए एनाइन में कन्वर्ट करने के लिए is converted into anion by accepting the electron. The enthalpy changes in this process is called electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई गैसियस एटम है, मान लो फ्लोरीन है, ये गैसियस एटम है, अब इसको एनाइन बनना है। एनाइन फ्लोरीन क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, वन फ्लोरीन गैसियस एटम, कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, जिससे क्या बन गया, एनाइन है। जो एक्सेप्ट करता है एनाइन है, जो डोनेट करता है, जो डोनर होता है, वो क्या होता है, कैटाइन बनता है। तो यहाँ पे अब जो एनर्जी लगी है ना, जहाँ पे अब जो एनर्जी लगी है, हमें कोई ना कोई एनर्जी, या तो देखो, या तो हमें किसी से कोई, मान लो कि एनर्जी देके हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो तो होगा एंडोथर्मिक, यानी हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं, और ये वाला जो सामने वाला गैसेस एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और यहाँ पे होगा एनर्जी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब इसने फ्लोरीन गैसियस एटम ने यहाँ पे मान लो कि एनर्जी रिलीज कर दी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो आपने फैक्टर पढ़े थे ना पहले वाले में, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी में, वो सेम के सेम फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होने वाले हैं। तो फिलहाल हमें इस फैक्टर्स वगैरह पे हमारा हो गया डिस्कशन। अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहाँ पे हम देखेंगे अप टू डाउन में साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक रेडाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडाई भी इंक्रीज होगी। अब अगर बात करें कि जेफ यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नीचे जाने पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो अपने आप ही कम हो जाएगा। और शेफ की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे स्टार लगा लो, एक इस पे क्वेश्चन आ जाता है और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारा साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेफ कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। आई बात समझ। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सब पूछ लिए जाते हैं हमसे। अब अगर मैं बात करूं पीरियड की, पीरियड में हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बिलोंग करेंगे तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन, इतनी नियोन को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हो सकता है मैंने पीछे एन से ये आओ, मैंने अब नोटिस किया, ठीक है ना। नियोन को एन से किया जाता है और नाइट्रोजन को सिर्फ एन से किया जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो साइज क्या होगा मैम, साइज कम होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, वो भी कम होगी। एटॉमिक रेडाई क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडाई क्या हो जाएगी,
एटॉमिक रेडाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें जेफ की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन उसको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ शील्डिंग इफेक्ट की, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्टिव चार्ज ऑलरेडी कम हो जाएगा। और ये बढ़ रहा है तो वैसे भी आप ऐसे सोच लेना, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। लेकिन रटना नहीं है कि जेफ जिसमें बढ़ेगा शेफ कम होगा। रीजन पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज कम हो रहा है। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी अब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, मुकाबले में ज्यादा देनी पड़ेगी, साइज छोटा होगा तो। अब अगर हम बात करें सबसे छोटा साइज, नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ये तो होगी। लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन आएगा। डी ब्लॉक में आप अपनी बुक खोलो और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जब आप जाओगी ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 में जब आप बिलोंग करोगे लेफ्ट टू राइट, तो आएगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जब आप लेफ्ट टू राइट इधर मूव करोगे तो आप क्या देखोगे कि स्कैंडियम टू क्रोमियम तो आपका साइज कम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट में क्या देखते हैं, साइज कम होता है, साइज कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, सॉन सॉन जो इसमें ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है ना। जो ये वाले पॉइंट है वो एज इट इज इस पे चल रहे हैं। कि जब हम मैग्नीज टू कोबाल्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे साइज बढ़ने लग गया, एकदम से साइज बढ़ रहा है। और क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन हो रहा है तो हमारी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, एकदम से बढ़ रही है। आप इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, 21 टू 30 तक ये एलिमेंट है। और यही सेम चीज हमें यहाँ देखने को मिल जाए, यहाँ पे भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम होने की बजाय बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। स्पेलिंग लिख देती हूँ, एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन। स्टार मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो, जहां पे एक्सेप्शन आएगा वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा साइज छोटा होना चाहिए, और हम देखते भी पी ब्लॉक में। लेकिन जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं, तो हम कुछ और ही देखते हैं। क्या देखते हैं हम, कुछ और, हम कुछ ये देखते हैं कि स्कैंडियम टू क्रोमियम तो हमारा साइज छोटा होगा, लेकिन मैग्नीज टू कोबाल्ट हमारा साइज बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है और शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब आपको मैम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों होता है, इनके बीच में तो नहीं होता, इसमें क्यों होता है, ये तो नाइंसाफी है ना। क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्यों है उसका भी, अब एक्सेप्शन क्यों है इसका भी रीजन है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। जब इसका रीजन है तो एक्सेप्शन ही क्यों है ना। तो देखो इसमें इसीलिए होता है क्योंकि मैग्नीज आता है 25, Fe आयरन आता है 26, कोबाल्ट आता है 27। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स है ना, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। अच्छा आपके लिए ना एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देखती हूँ आपके लिए अच्छा सा, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, हाईएस्ट एटॉमिक रेडाई, हाईएस्ट एटॉमिक रेडाई बतानी है हमें। हाईएस्ट एटॉमिक रेडाई यानी रेडियस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है। हेलोजन एटम्स बोलते हैं इनको, ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है। जब हम अप टू डाउन आते हैं हमारा साइज क्या होता है, बढ़ता है, हमारा साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब मैं इन पे नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ। अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, अब ये क्या है, एनाइन बन चुके हैं, ये हमारे एनाइंस बन चुके हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो हमारा साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका मतलब आई का साइज बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही, आई का साइज ही आपका सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, एनाइन आ गया, मतलब यानी एनाइन आ गया, यानी इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसका साइज और ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि आई माइनस एंड आई, अब मेरे को बच्चे इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा। तो आप सबसे ज्यादा साइज कहोगे I2 का, उसके बाद I का, उसके बाद इसके। क्यों 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 मैम, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये साइज बढ़ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, साइज बढ़ गया, ये न्यूट्रल है तो नॉर्मल जिसका जितना है। आई जस्ट होप, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बस आप उसको एक लॉजिक से
और जनरल लाइफ से कंपेयर करते करते समझो। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एंड थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ऑल द बेस्ट।